हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राज प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि विज्ञान की एक शाखा है, भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम भौतिकी के अंदर उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद जो हमारी पहली यूनिट है, आज पहला अध्याय है, पहला लेसन है, मात्रक यानी यूनिट, उसको हम ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट बेसिक से किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो उनको परेशानियां होती है। साइंस के अंदर मेनली फिजिक्स के टॉपिक के अंदर की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है, काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि एक सब्जेक्ट ही ऐसा बनाया हुआ है। तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूं। आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। और हम इस टॉपिक को यानी फिजिक्स के अंदर के इस लेसन सीरीज़ को आज शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला लेसन हमारे पास यहाँ पे मात्रक यानी यूनिट होगा, और उससे पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। फिजिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। इसमें डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो भौतिकी क्या है यानी भौतिक विज्ञान क्या है अपने आप में। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी मैटर तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। अब हमने पढ़ तो दिया इसे, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा यानी नेचुरल साइंस की वह ब्रांच है, ये यानी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम द्रव्य यानी मैटर किसे कहते हैं, तो मैटर जिसका अपने आप में कोई वेट होता है, जो आकार घेरता है, जिसकी अपनी एक संरचना होती है, वो मैटर है। तथा ऊर्जा यानी उसकी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन। इससे क्या समझ में आता है कि जो भी मैटर हमारे पास है, जिसका अपना एक वेट है, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, पदार्थ ले सकते हैं, और उसकी ऊर्जा यानी उसके अंदर जो ऊर्जा है और उसकी परस्पर क्रियाओं से जो भी चीज़ें निकलेंगी उनका अध्ययन इसके अंदर होता है। अगर मैंने बल की बात की, कार्य की बात की, ऊष्मा की बात की, त्वरण, वेग, विस्थापन, जितनी भी चीज़ें भौतिकी के अंदर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ होती हैं, उन सभी में ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं, यानी उनकी परस्पर क्रियाएं हैं सारी। द्रव्य मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी, और उनके द्वारा उसकी परस्पर क्रियाएं जैसे बल, संवेग, द्रव्यमान, विस्थापन, त्वरण, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, परस्पर क्रियाएं यानी उनके इंटर रिलेशन जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर करेंगे। आज सबसे पहले टॉपिक हमारा शुरू होगा अध्याय 1 में, मात्रक यानी यूनिट। मात्रक और यूनिट को हम पढ़ेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। मापन और मात्रक, यानी मापन हो गया मेजरमेंट एंड मात्रक हो गया यूनिट। तो सबसे पहले मापन को देखेंगे। मेजरमेंट अपने आप में है क्या, यानी किसी भौतिक राशि का उसकी निश्चित मापन मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी भौतिक राशि है, चाहे वो बल हो, वेग हो, कार्य, ऊर्जा, जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं, उनका उसकी निश्चित मानक यानी कोई मानक हमने मान लिया, उस मानक से हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तुलना यानी कंपैरिजन किया जा रहा है, और उसका अध्ययन ही मापन कहलाता है। सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लंबाई को मापना चाहता हूँ, तो लंबाई एक भौतिक राशि है, उसको मैं मापना चाहता हूँ, तो उसका एक निश्चित मानक है जिसको मीटर कहते हैं। उससे हम उसकी तुलना करते हैं, और उस तुलना के द्वारा हम जितना भी मेजरमेंट कर पाते हैं, जितनी भी चीज़ें हम आंकड़े लिख पाते हैं, तो उस तुलनात्मक अध्ययन को ही मापन कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भौतिक राशि सपोज दैट लंबाई मान ली, उसका निश्चित मानक हमने मीटर मान लिया, उससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, और उस तुलना के द्वारा जितने भी
एक्टिविटी होंगी, यानी जितने भी आंकड़े हम निर्धारित करेंगे तो वो उसका मापन कहलाता है। आगे हम मात्रक में चलेंगे, यूनिट को समझेंगे। तो यूनिट क्या है? किसी राशि के मापन के लिए निर्देश मानक मात्रक कहलाता है। अब आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि है क्या चीज़। यानी कोई भी राशि है, उसकी मापन के लिए, यानी उसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं, जो हमने पहले आपको बताया था, उसका मेजरमेंट किया जा रहा है और उसकी मेजरमेंट करने के लिए कोई मानक निर्देशित किया गया है, यानी इंडिकेट किया गया है। कोई मानक जो है या कोई परिमाण है जो हमने इंडिकेट कर दिया गया है, जो निर्देशित किया गया उसके लिए, वो उसका मात्रक कहलाता है। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान ले लेते हैं, यानी कि मास जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको ले लेते हैं और उसका हमने मेजरमेंट करना है। तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए कोई मानक निर्देशित किया गया है, जैसे कि किलोग्राम। तो वो जो मानक निर्देशित किया गया है वो किलोग्राम, उसका क्या है? अपने आप में मात्रक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझा दिया है कि कोई भी राशि है उसका मापन करना है। सपोज दैट द्रव्यमान का मापन करना है तो उसके लिए कोई मानक निर्देशित किया गया है पहले से ही, यानी किलोग्राम। तो वही उसका क्या होगा? मात्रक कहलाता है। ठीक है। तो किसी राशि के मापन के लिए निर्देश मानक यानी निर्देशित किया गया मानक मात्रक कहलाता है। सिंपल है। अब ये मात्रक भी दो प्रकार के होंगे। एक इसमें मूल मात्रक होगा जिसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक जिसको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। इस व्युत्पन्न मात्रक को हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम मूल मात्रक के बारे में जानेंगे। मूल मात्रक की हम बात करें तो ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब क्या है? समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन आपने पढ़ ली, मुझे पता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऐसे मात्रक, यानी ऐसी यूनिट है हमारे पास, कोई ऐसी यूनिट है जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि फ्री मेजरमेंट किया जाता है उनसे, यानी फ्री यूनिट होती है अपने आप में, वो किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है उनको दर्शाने के लिए। तो वो जो मात्रक होंगे वो हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे, यानी फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। एसआई पद्धति में इनकी संख्या 7 है और इसमें 2 पूरक मात्रक भी हैं, उनके बारे में हम आगे बताएंगे जो पूरक मात्रक इसमें है। लेकिन इनकी एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति आपको पता होनी चाहिए, ISI इसका वैसे पूरा नाम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के द्वारा कुछ मात्रकों को स्टैंडर्ड किया गया है, मानक दिया गया है। तो इनकी संख्या जो है 7 है। ISI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो ये एक पद्धति है। इस पद्धति में MKS पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड का इस्तेमाल होता है। इसको SI पद्धति भी बोलते हैं और MKS पद्धति भी इसको कहा जाता है। एक दूसरी पद्धति जिसका नाम CGS है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, उसमें भी कुछ यूनिट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर SI पद्धति का इस्तेमाल भौतिकी के अंदर मेजरमेंट के लिए, यानी मात्रकों को दर्शाने के लिए किया जाता है। SI पद्धति में इनकी संख्या 7 है और इनमें 2 पूरक मात्रक भी हैं। तो सबसे पहले हम 7 मूल मात्रकों की बात कर लेते हैं जो जिनको SI पद्धति में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिनको मानक दिया गया है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला मात्रक हमारे पास यहाँ पे होगा, सबसे पहली भौतिक राशि हमारे पास लंबाई है, इसका मात्रक मीटर है, इसको M से दिखाया जाता है। दूसरी राशि हमारे पास द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम केजी से दिखाया जाता है। तीसरी राशि हमारे पास समय है, जिसको सेकेंड यानी S से डिनोट किया जाता है। चौथी राशि हमारे पास ताप है, जिसको केल्विन से दिखाते हैं, K से शो किया जाता है। पांचवी राशि विद्युत धारा है, जिसको एम्पियर से दिखाया जाता है, E से शो किया जाता है। ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडिला यानी CD से दिखाते हैं। और पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल यानी MOL से शो किया जाता है। तो ये जो सभी 7 है हमारे पास, ये मूल SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है। ये इसमें 2 पूरक मात्रक भी होंगे। तो 2 पूरक मात्रकों की बात करें, जिसमें पहला है समतल कोण। समतल कोण को रेडियन से शो किया जाता है, इसको RAD यानी रेड से दिखाया जाता है। दूसरा है घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन है और इसको SR से शो किया जाता है।
तो ये हमारे 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हो गए। एसआई प्रणाली की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ पुराने मात्रकों के कुछ नए नाम भी दिए गए हैं। कुछ पुराने मात्रक थे जिनको अब नए नाम से जाना जाता है, उनको भी देख लेते हैं। पहला इसमें ताप है, जिसका पुराना जो मात्रक था वो डिग्री सेंटीग्रेड था, और अब नया जो इसका मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस है। इसको डिग्री सेल्सियस दिखाते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकंड था, और अब इसका जो नया मात्रक है वो है हर्ट्ज यानी HZ से शो किया जाता है। ज्योति तीव्रता की हम बात करें तो इसका पुराना मात्रक कैंडिल शक्ति था, और अब इसका नया मात्रक जो है कैंडिला है यानी CD से इसको दिखाया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक की हम बात, यहाँ पे मूल मात्रक हमारे समाप्त हो जाते हैं और कुछ पुराने मात्रक के नए नाम भी हमने देखे। अब व्युत्पन्न मात्रक की हम बात करते हैं तो वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। अभी आपको मैंने मूल मात्रक बताया था जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती थी। यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक हैं यानी वह मात्रक हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। इनको समझने का प्रयास करेंगे हम कि व्युत्पन्न का मतलब होता है जो कि उत्पन्न हुआ है किसी मात्रक से जिसको बनाया गया है, यानी कि वह मात्रक हैं ये जिनको मूल मात्रकों की हेल्प से हम बनाते हैं। बिना मूल मात्रकों की हेल्प से ये नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इनको मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ये अपने आप में कोई मात्रक नहीं है, इनको मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे संवेग को हमने लिया है, तो संवेग को यहाँ पे m से शो किया जाता है। कैपिटल M से अगर हम शो करते हैं संवेग को तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा गया वेग, यानी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल जो होगा वो संवेग होता है। और ये अपने आप में एक मूल मात्रक नहीं है, आपको पता है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसमें आपको मैंने 7 बता दिए थे। तो ये अपने आप में क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, और इसका मात्रक हम बनाते हैं क्योंकि मूल मात्रकों की सहायता से इनको बनाया जाता है। तो द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल संवेग होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, यानी कि इसका जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे जो संवेग था इसको हमने मूल मात्रकों की सहायता से ही व्यक्त किया है, यानी कि अपने आप में क्या है, व्युत्पन्न राशि होगी, और इसका जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो अब इसमें कुछ और टर्म देखेंगे हम। हमारे कुछ ऐसे कुछ मूल मात्रक थे जिनकी संख्या 7 थी, और कुछ मात्रक ऐसे हैं जिनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, यानी डिस्टेंस को मापने के लिए। तो उसी में से एक है यहाँ पे प्रकाश वर्ष, यानी इसको लाइट ईयर कहा जाता है इंग्लिश में। और बहुत लंबी दूरियों के मापने के लिए इस प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है ये अपने आप में एक दूरी का मात्रक है। कभी आप कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि प्रकाश आगे लिखा है तो इसका मतलब प्रकाश का मात्रक होगा, नहीं, ये दूरी का मात्रक है। और इस मापन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, यानी बहुत लंबी डिस्टेंस को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल ज़्यादातर खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने के लिए, क्षुद्र ग्रह, अंतरिक्ष में जैसे स्पेस में बहुत सारे ग्रहों की दूरी, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इनकी आपस की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लंबी डिस्टेंस का एक यूनिट है, इसीलिए किसी मात्रक की श्रेणी में नहीं आता है। इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, यानी अगर 10 के पीछे में 15 जीरो लगा दूं तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। आपको पीछे अभी आपने मापन वाला जो चैप्टर आपको मैंने बताया था उस पर हम मेज़रमेंट के अंदर हम पढ़े, हमने देखा कि बहुत सारी राशियाँ होती हैं, उनके मापन के लिए एक मानक निर्धारित किया जाता है पहले से। वैसे इनके लिए मानक निर्धारित किया गया है प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। 10 के पीछे 15 जीरो लगा के इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, वो मीटर में। और अगर हम किलोमीटर में शो करें तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में निकलेगा ये। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है।
और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कभी कभी पूछ भी लेता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड में, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पक्का जरूर बनता है। तो यहाँ पे ये हमने प्रकाश वर्ष के बारे में जाना। डिस्टेंस को मेज़र करने की एक और इकाई है जिसका नाम है पार्सेक। और जैसे मैंने आपको प्रकाश वर्ष में बताया था कि वो बहुत लंबी दूरियों को मापने की इकाई है, और अगर उससे भी लंबी दूरी हो जाए, अगर उससे भी लंबी दूरी कोई डिस्टेंस हो जाए, तो उसको मेज़र करने के लिए एक इक्विपमेंट जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, इस यूनिट का नाम है पार्सेक। यानी दूरी मापने की ये सबसे बड़ी इकाई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे हो जाती है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो अपने आप में पार्सेक होगी। कभी अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी कि अगर इसको प्रकाश वर्ष की यूनिट से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये निकलेगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और किलोमीटर में 100 किया जाए तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 3 माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। तो ये भी आप हमेशा रिमेंबर करके रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था एसआई प्रणाली, यानी जिसको मैंने बताया था आपको एमकेएस पद्धति होती है। दूसरा मैंने आपको सीजीएस प्रणाली बताया था जो कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पर आधारित है। इन्हीं दो प्रणालियों में से कभी कभी क्या होता है कि एक ही भौतिक राशि का दोनों प्रणालियों में अलग अलग यूनिट हो जाता है, अलग अलग मात्रक हो जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे ध्यान पे रखेंगे। पहला इसमें है आपका बल यानी फोर्स। तो फोर्स की बात करें तो इसका सीजीएस प्रणाली में जो मात्रक है वो डाइन है, तथा एसआई प्रणाली में इसका मात्रक न्यूटन है। इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी दिखाया जाता है, और न्यूटन भी इसका मात्रक एसआई प्रणाली में है। यानी सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक डाइन है और एसआई प्रणाली में इसका मात्रक न्यूटन है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे बहुत सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। दूसरा हम देखें कार्य यानी वर्क। इसका जो सीजीएस प्रणाली में मात्रक है वो अर्ग है, तथा एसआई प्रणाली में इसका जो मात्रक है वो जूल है। यानी सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक अर्ग हो गया, और एसआई प्रणाली यानी एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक जूल है। इन दोनों में रिलेशन देखें तो 1 जूल जो होगा 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो ये इन दोनों में रिलेशन हो गया। तो इम्पोर्टेंटली हमने फोर्स और वर्क के बारे में जाना कि इन दोनों की यूनिट जो है अलग अलग प्रणालियों में, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होगी, और इन दोनों का रिलेशन इस तरीके से होगा। यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन फोर्स के लिए, और 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग कार्य यानी वर्क के लिए। भौतिकी में ज़्यादातर 10 की विभिन्न घातों का इस्तेमाल होता है। यानी 10 की बहुत सारी घातें होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी या तो वो घातें माइनस की पावर में होगी या वो घातें प्लस की पावर में होगी। यानी धनात्मक घातें और ऋणात्मक घातों का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है किसी भी यूनिट को बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी यूनिट को दिखाने के लिए। एक बार हम इसको देख लेते हैं। बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि ऐसी राशियाँ होगी जो बहुत बड़ी हैं अपने आप में। जैसे अभी मैंने आपको प्रकाश वर्ष बताया था, लाइट ईयर बताया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। उसके मान को डिनोट करने के लिए हम 10 की पावर का इस्तेमाल हमने किया था। तो उनको सोच बहुत छोटी, यानी बहुत छोटी राशियाँ जब हो जाएगी, माइक्रो इक्विपमेंट कोई है, माइक्रो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, बहुत ही बारीक मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसके लिए, और या फिर बहुत बड़ी राशियों के लिए जिनका मेजरमेंट संभव नहीं हो पाता, तो उनके मानों को दर्शाने के लिए 10 की घातों यानी 10 की घातों का इस्तेमाल किया जाता है। 10 की पावर का इस्तेमाल होता है। 10 की कुछ घातों को विशेष नाम और संकेत से दर्शाया जाता है। यानी 10 की कुछ ऐसी घातें हैं जिनको विशेष नाम और संकेत दिया गया है, उनको हम देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हम धनात्मक घातों की हम बात करेंगे। तो धनात्मक घातों में 10 की घात 1 को हम डेका से शो करते हैं, 10 की घात 2 को हेक्टो से दिखाया जाता है,
10 की घात 3 को किलो से दिखाया जाता है, 10 की घात 6 को मेगा से दिखाया जाता है, 10 की घात 9 को गीगा से, 10 की घात यहाँ पे 9 था जिसको गीगा, और 10 की घात 12 जिसको यहाँ पे टेरा से दिखाया जाता है, और 10 की घात 15 जिसको पेटा से दिखाया जाता है, और 10 की घात 18 जिसको एक्सा से दिखाया जाता है। तो ये सभी हमारे धनात्मक घातें थी। 10 की घात 1 डेका हो गया, 10 की घात 2 हेक्टो हो गया, 10 की घात 3 किलो, 10 की घात 6 मेगा, 10 की घात 9 गीगा, 10 की घात 12 टेरा और 10 की घात 15 पेटा, 10 की घात 18 एक्सा से दिखाया जाता है। इसको पढ़ने के लिए आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 टू दी पावर 18 यानी एक्सा, 10 टू दी पावर 15 यानी पेटा, 10 टू दी पावर 12 टेरा, 10 टू दी पावर 9 गीगा, 10 टू दी पावर 6 मेगा, 10 टू दी पावर 3 किलो, और 10 टू दी पावर 2 हेक्टो, 10 टू दी पावर 1 डीका हो गया अपने आप में। ठीक है, तो ये हमारे सभी धनात्मक घात। अभी हम ऋणात्मक घातों की बात करेंगे, यानी जिनके ऊपर माइनस की पावर होती है उनके बारे में जानेंगे। तो ऋणात्मक घातों को हम देख लेते हैं। 10 की घात -1 को डेसी कहा जाता है, 10 की घात -2 को सेंटी, 10 की घात -3 को मिली, 10 की घात -6 को माइक्रो, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -12 को पीको, 10 की घात -15 को फेमटो, 10 की घात -18 को एटो से शो किया जाता है। इसको पढ़ने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी 10 टू दी पावर -1 डेसी हो गया, 10 टू दी पावर -2 सेंटी हो गया, 10 टू दी पावर -3 मिली हो गया, 10 टू दी पावर -6 माइक्रो हो गया, 10 टू दी पावर -9 नैनो हो गया, 10 टू दी पावर -12 पीको हो गया, 10 टू दी पावर -15 फेमटो हो गया, और 10 टू दी पावर -18 ईटो हो गया। यहाँ पे हमारा मात्रक यानी यूनिट वाला जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर उनको कहीं पे कोई बारीक सी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कोई दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको आसान लगने लगेगा। धन्यवाद।